रात के करीब 1 बज रही थी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वैसे तो चौबीसों घंटे चहल पहल रहती थी, लेकिन आज कुछ खामोशी थी। कारण शायद आज की कड़ाकेदार ठंड और चारों तरफ फैले कोहरे की चादर थी। स्टेशन पर जितने भी पैसेंजर थे, इधर उधर घूमने के बजाय एक जगह पर बैठकर ठंड से बचने का भरकस कोशिश कर रहे थे। वहीं जहां सब लोग आपस में ही लगे हुए थे, कुछ लड़कों का ग्रुप एक टी स्टॉल पर खड़ा कब से एक लड़की पर फवित्या कस रहा था और सब आपस में ही बेशर्मों की तरह हंस रहे थे। वह लड़की खुद में सिमटी हुई उन लड़कों के फवित्यों को नजरअंदाज करने का पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे घबराहट भी हो रही थी। उस लड़की ने खुद को स्वेटर और शॉल को पूरी तरह ढक रखा था। उसके हाथ सिर्फ एक छोटा सा पिट्ठू बैग था, जिसे सीने से लगाए वह उस ठिठुरती रात में ट्रेन की राह देख रही थी। तभी उस लड़की को उन लड़कों की आवाज सुनाई दी। उनमें से एक लड़का बोला, अवे जा ना, जा जा जा, देखकर तो उस मैडम को कुछ चाहिए तो नहीं। उन लड़कों की यह बात सुनकर पहले से घबराई सहमी वह लड़की और ज्यादा सिकुड़ कर बैठ गई और वो लड़का अपने आस्तीन चढ़ता हुआ उस लड़की की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। इससे पहले कि वह लड़का उस लड़की के पास आ पाता, उस लड़की के बगल में एक अधेड़ उम्र की औरत आकर बैठ गई, जिसके पहनावे वो चेहरे पर किए मेकअप से साफ लग रहा था कि वह किसी अलग ही जगह से ताल्लुकात रखती है। उस औरत ने बैठने के साथ ही उस लड़की को सर से पैर तक घुरा और बोली, क्या हुआ, आया नहीं क्या? उस औरत की बात सुनकर लड़की ने अजीब नजरों से देखा और किसी तरह बोली, जी। वो औरत पान से सने अपने दांत दिखाती हुई बोली, छोकरी ये जी जी क्या कर रही है? मैं खूब जानती हूँ तुम जैसी छोकरियों को, जो 4 दिन के प्यार मोहब्बत में घर बार छोड़कर भाग जाती है और जिनके लिए भागती है वो ही उन्हें धोखा देकर भाग जाता है। उस औरत की ये बेसिर पैर की बात पर उस लड़की ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, देखिए आप क्या कह रही है मैं नहीं समझ रही, लेकिन प्लीज आप मुझे परेशान मत कीजिए। उस औरत ने उस लड़की की बातों का बुरा ना मानते हुए मुस्कुराते हुए कहा, क्या नाम है तेरा? ही लड़की ने जवाब दिया। बीदी के नाम बताते ही वह औरत मुस्कुराते हुए बोली, नाम तो बड़ा प्यारा है तेरा, बिल्कुल तेरी तरह। तू घर से भाग कर आई है ना? उस औरत के ऐसा पूछते ही बीदी की आंखों में आंसू आ गई, लेकिन वह कुछ बोली नहीं और सामने देखने लगी। वो औरत समझ रही थी बीदी की परेशानी, इसलिए उसके बीदी के कान में धीरे से कहा, मेरा नाम चंपा है। देख मैं तुम्हें तंग नहीं करने आई हूँ। पूरी जिंदगी गुजार दी इन गलियों में, लोगों के उठने बैठने के तरीके से उनके पवित्र चरित्र का पता चलता है। तेरी मदद के लिए ही तेरे बगल में बैठ गई हूँ, वरना इस लड़कों को देख रही हूँ कितनी गंदी नजर तेरे पर ही है। चंपा के कहने पर बीदी ने तिरछी आंखों से टी स्टॉल पर खड़े लड़कों को देखा, जो कि लगातार बीदी को ही घूर रहे थे और जैसे उनकी आंखों में उनकी गलत इरादे दिख रहे हो। बीदी उनकी तरफ नहीं देख पाई। बीदी ने उस औरत की तरफ देखा और उससे रिक्वेस्ट करती हुई बोली, आप प्लीज थोड़ी देर मेरे पास बैठिए, मेरी ट्रेन बस आती ही होगी। बीदी के इतना कहते ही वो औरत हंसने लगी, जैसे बीदी ने कोई चुटकुला सुनाया हो, और फिर हंसते हंसते अचानक उसका चेहरा संजीदा हो उठा और वो बीदी के आंखों में देखते हुए बोली, तेरा ट्रेन? जरा बता तो कौन सी ट्रेन की राह देख रही है तू, और टिकट कहाँ है तेरा? उस औरत के इस यकीन से पूछने पर बीदी थोड़ा सा नर्वस हो गई, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। चंपा जानती थी बीदी झूठ बोल रही है, इसलिए उसने बीदी के सर पर हाथ रखा और इसे दफे नर्म आवाज में बोली, देख छोकरी, ये 2 दिनों का प्यार मोहब्बत में या घर वालों से लड़ झगड़ कर भागना समझदारी नहीं। अपने अनुभव से कह रही हूँ, एक लड़की की जिंदगी नर्क बनाते देर नहीं लगती। बीदी ने उलझन भरी नजर से चंपा को देखा और चंपा उसके नजरों का मतलब समझते हुए बोली, मैं भी कभी तेरी ही उम्र की थी और किसी के भरोसे अपना घर बार छोड़ आई थी। ये बोलते बोलते चंपा की आंखों में दर्द और लफ्जों में अफसोस साफ दिख रहा था। चंपा की इस बात पर बीदी के समझ में नहीं आने लगी थी
इसलिए उसने चंपा की तरफ देखते हुए कहा, अब मेरे पास लौटने का कोई रास्ता नहीं है और मेरा घर छोड़ना मेरे घर वाले और परिवार के ही हित में है। इसीलिए मैं अपना फैसला नहीं बदल सकती। आपने मुझे अनजान के लिए इतना सोचा, उसके लिए शुक्रिया। इतने में ट्रेन की सीटी बजी और धड़धड़ाती हुई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई और बीदी चंपा पर एक नज़र डाले उठकर ट्रेन की तरफ बढ़ गई। बीदी के जाने के बाद चंपा ने एक गहरी सांस ली कर ऊपर देखा और बोली, तेरी मर्जी है, मैंने ये जिंदगी स्वीकार कर लिया मेरे मालिक, और हर रात में कई सारी लड़कियों को रास्ते से भटकते से रोकने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि शायद ये जिस रास्ते पर चल पड़ी है वही है उसका सही रास्ता, जो उसे उसकी मंजिल तक ले जाएगा। बीदी ट्रेन में बैठ चुकी थी और ट्रेन सिग्नल दे चुकी थी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी। बीदी पीछे छूट रहे स्टेशन की तरफ खाली खाली नजरों से देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर्फ शरीर जा रहा है, उसकी रूह यहीं दिल्ली में छूट गया हो। दिल्ली का कृष्णा नगर इलाके का एक घर, शांति कुंज, जहां कुछ घंटे पहले तक की शादी की धूमधाम थी, अब अचानक वीरानी छाई हुई है। ये वीरानी बेटी के विदाई की वजह से नहीं, बल्कि शादी की दुल्हन के उसकी अपनी ही शादी से गायब होने की वजह से थी। जहां एक तरफ लड़की के पिता नीचे जमीन पर बैठ अपना सर झुकाए जार जार रो रहे थे, वहीं उनके बगल में खड़ी औरत, जो शायद उनकी धर्मपत्नी थी, आंखों में नफरत लिए बोल रही थी, मुझे तो पहले से ही उस लड़की के लक्षण ठीक नहीं लगते थे। मैं कहती थी जरा लगाम रखो, लेकिन नहीं, अब देख लिया ना, भरे मंडप से भाग गई और हमें जीवन भर की बदनामी दे गई। अपनी पत्नी की बात पर नीचे बैठे लड़की के पिता और दुखी होकर फफड़ पड़ते हैं। वही दूसरी तरफ शादी के जोड़े में खड़ी एक लड़की, जिसे देखकर लग रहा था अभी अभी उसकी शादी हुई है, वो अपने पिता को संभालते हुए बोली, खुद को संभालिए पापा, दी के किए की सजा तो अब हमें जिंदगी भर भुगतनी है। अपनी बेटी की बातों को सुनकर उसकी माँ फिर गुस्से के आवेश में बोली, अगर मेरी बिन्नी नहीं होती, आज ये ब्याह करने को ना मानती तो समाज में और ज्यादा थू-थू होती। राम जाने अब क्या होगा मेरी बेटी का। ब्याह तो गया, लेकिन जाने कितने तानों और तकलीफों से रोज गुजरेगी मेरी बेटी। अपनी माँ की बात पर बिन्नी नाराज होते हुए बोली, माँ कम से कम माहौल तो देखा करो, बस मौके ढूंढने की विधि दी को कोसने के। पापा के हालात तो देखो। इतने में बिन्नी के ससुराल वाले अंदर आ गए, जो शायद बाहर ही राह देख रहे थे। उनके पारिवारिक बातचीत के खत्म होने की समझी कर्नल साहब ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आज्ञा दीजिए, और अपने बेटे से बोले, बेटा नमन बहू को ले जाओ। और सब बुझे मन से बाहर निकल गए। किसी के मन में कोई उत्साह और उमंग नहीं था, बस एक रस्म थी, सो बहू को ले जा रहे थे। नमन खाली खाली नजरों से उस पूरे घर को देखता रहा जहां उसने पहली बार बीदी को देखा था, और उसके साथ कितने सपने संजोए थे, जो सब कुछ चकनाचूर कर दिए और बिखर गए थे। ने भारी मन से बिन्नी से कहा, चलो, और आगे बढ़ गया। इससे पहले बिन्नी नमन के पीछे चलती, बिन्नी की माँ ने उसे रोकते हुए कहा, देख बेटा, जो होना था सो हुआ, अब नमन तेरा ही पति है, उसे अपने हिसाब से रखना, देखना किसी दूसरी औरत का ख्याल उसके मन पर हावी ना हो। अपनी माँ की बात को सुनकर बिन्नी फीफी मुस्कुराहट के साथ बोली, आपका मतलब दी से है ना माँ? हाँ, मेरा मतलब उसी से है, सुगंधा जी मुंह पिचकाती हुई बोली। माँ प्लीज, कम से कम मौके की नजाकत को तो देखो। ये तो सोचो कि अभी नमन किस सिचुएशन को फेस कर रहे होंगे। पापा की हालत देख लो। आप बिना कभी भी कुछ भी बोलती हो। बिन्नी अपनी माँ पर नाराज होते हुए बोली। बिन्नी की बात सुनकर सुगंधा जी ने उसे मनाते हुए कहा, अच्छा अच्छा, छोड़ इन बातों को। देख, तेरी आज विदाई है, लेकिन मेरे बहुत से अरमान थे तेरी विदाई को लेकर, लेकिन वो कुछ पूरे नहीं हो सकती। इसीलिए मैं बस इतना ही कहूंगी, अपने घर परिवार को अपने हिसाब से रखना,
अपने हिसाब से चलाना। बिन्नी अपनी माँ के गले लग गई। उसके बाद अपने भाई और पापा से मिलकर बाहर नमन के साथ कार में बैठकर रवाना हो गई। विनायक जी खामोशी से बिन्नी को देखते जाते हुए देख रहे थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह जा रहे थे। वह इस पल ये समझना मुश्किल था कि ये आंसू एक बेटी के खो जाने की वजह से है या दूसरी बेटी के विदाई की वजह से है। बिन्नी और नमन दोनों अलग अलग दिशाओं में मुंह घुमाकर बैठे हुए थे और दोनों के बीच फैली हुई सिर्फ खामोशी थी, जो कभी कभी कार के हॉर्न से टूट रही थी। रात के उस वक्त सड़क पर भी इक्का दुक्का गाड़ियां ही आती जाती दिख रही थी। नमन की आंखें विधि को याद करके गीली हुई जा रही थी। उसके आंसू उनकी आंखों से निकलकर गालों पर लुढ़क कर नीचे गिर रहे थे। बिन्नी ने एक बार को नमन की तरफ मुड़कर देखा। उसे नमन के लिए बहुत बुरा लग रहा था। ये जो भी सिचुएशन हुआ उससे बेचारे नमन की क्या गलती थी, ये सोचकर बिन्नी को बहुत बुरा लग रहा था। अपने आप में डूबा हुआ नमन अपने मन में बोल रहा था, क्यों विधि, आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? तुम तो मेरे साथ कितना खुश थी। फिर भी अगर तुम्हारे मन में कोई बात थी तो तुम एक बार तो मुझे कह कर देखती। इस तरह सरेआम मेरी रुसवाई करने का तुम्हें कोई हक नहीं था विधि, तुम्हें कोई हक नहीं था। तभी कार की ब्रेक लगी और कार रुक गई। बिन्नी और नमन ने सामने देखा। वो कोई रेलवे क्रॉसिंग था जहां पर फाटक गिरी हुई थी। शायद ट्रेन के आने का टाइम हो रहा था और तभी धर धर कर आती हुई ट्रेन उस तरफ आती दिखी। विधि अपने बैग को सीने से लगाए अपने मुंह को घुटने में छुपाए बैठी हुई थी। उस वक्त ट्रेन आबादी से दूर किसी सुनसान जगह पर क्रॉस कर रही थी। तभी अचानक खिड़की के बाहर से बहुत सारे लाइट जगमगाते हुए दिख रहे थे। शायद रेलवे क्रॉसिंग था और दूसरी तरफ बहुत सारी गाड़ियां वेट कर रही थी। पता नहीं क्यों विधि का दिल जोरों से धड़कने लगा था और वो जल्दी से विंडो के पास जाकर बाहर देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे सिवाय जगमगाते लाइट्स के और कुछ नहीं दिखा। विधि वापस आकर सीट पर बैठ गई और उसे अपनी कलाई पर बांधी घड़ी की तरफ एक नजर डाली और एक ही मुस्कुराहट के साथ बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन बिन्नी, हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। इतना बोलते बोलते विधि जोर जोर से हिचक कर रोने लगी और वो अपने आंसुओं को रोकने का नामुमकिन कोशिश करती रह गई। हर आंसू के साथ उसे अपने और नमन के बीते दिनों की तस्वीर साफ दिखने लगी।